तो चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और आज के इस सेशन में आपको स्टैंडर्ड अरिथमेटिक ऑपरेशन बनाने के लिए सिखा रहा हूँ रिएक्ट में कैसे बनता है। तो यहाँ पे मैंने VS कोड को ओपन कर रखा है और इसी कोड के अंदर मैं एक न्यू कंपोनेंट बना रहा हूँ अरिथमेटिक के नाम से। ठीक है, लेट्स क्रिएट ए कंपोनेंट। मैं क्लास कंपोनेंट को यूज़ करके बनाऊंगा। कंपोनेंट का नाम लिया मैंने अरिथमेटिक डॉट जेस। ठीक है, अ स्टैंडर्ड अरिथमेटिक ऑपरेशन, स्टैंडर्ड अरिथमेटिक ऑपरेशन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रिएक्ट को इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट कंपोनेंट रिएक्ट और इसके बाद एक क्लास बनाता हूँ जिस नाम से हमने कंपोनेंट बनाया है अरिथमेटिक, और सुपर क्लास को इनहेरिट कर लेता हूँ, दैट इज़ कंपोनेंट क्लास। आप सभी को पता है कंपोनेंट क्या होता है, कई दिनों से आप लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो आज आपको ये पता चलेगा। इसके पीछे वाले सेशन में आपने पता किया कि टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को हम कैसे गेट करते हैं। अरिथमेटिक स्टैंडर्ड अरिथमेटिक ऑपरेशन के अंदर आपको ये सीखने को मिलेगा कि ड्रॉप डाउन लिस्ट के वैल्यू को कैसे गेट किया जाए, ऑन सेलेक्टेड वैल्यू को गेट कैसे किया जाए। तो मैंने एक क्लास बनाया अरिथमेटिक नाम से जिसे हमने चाइल्ड माना है, कंपोनेंट क्लास का चाइल्ड माना है। इसके अंदर मैं स्टेट डिफाइन कर देता हूँ। स्टेट में मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे n1 चाहिए जिसको ब्लैंक से इनिशियलाइज करवा देता हूँ। n1 के अंदर नंबर 1 की वैल्यू स्टोर कराऊंगा, n2 के अंदर नंबर 2 का वैल्यू, और एक चॉइस वेरिएबल ले रहा हूँ जिसके अंदर ड्रॉप डाउन लिस्ट का चॉइस स्टोर कराऊंगा, और इसके बाद एक टोटल, यानी आफ्टर ऑपरेशन जो आप रिज़ल्ट दिखाना चाहोगे वो यूजिंग टोटल यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये मैंने स्टेट्स के अंदर कुछ वेरिएबल्स बना दिए हैं। अब इसके बाद क्या करता हूँ, स्टेट को फिलहाल यहाँ पे मैं सेमीकोलन से टर्मिनेट कर देता हूँ। हालांकि ये चीज़ ऑप्शनल होता है, अगर आप इसे नहीं भी टर्मिनेट करोगे तो कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, और इसके बाद मैं फिर यहाँ से शुरू करता हूँ। ये हमारा क्लास यहाँ पे ख़त्म होने से पहले एक रेंडर मेथड चलाते हैं। यहाँ पे एक रेंडर मेथड को कॉल करते हैं। आप लोग स्टार्ट से रेंडर मेथड को कॉल करते आए हैं, और इसके अंदर मैं यूज़ करने वाला हूँ रिटर्न मेथड, और रिटर्न के अंदर एक डिव, बिल्कुल सेम जैसा कि आप करते आए हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि रेंडर मेथड का यूज़ हम तभी करते हैं जब हम क्लास कंपोनेंट बनाते हैं। और आज की सेशन में मैं क्लास कंपोनेंट के थ्रू ही आपको स्टैंडर्ड अरिथमेटिक ऑपरेशन को बताने वाला हूँ, जिसमें मेरे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट होगा। जैसे हम इस एप्लीकेशन को, इस एग्जांपल को कंप्लीट करते हैं, आफ्टर दिस एग्जांपल हम रेडियो बटन को भी कवर करेंगे, बट सबसे पहले ड्रॉप डाउन लिस्ट को कवर कर रहे हैं कि ड्रॉप डाउन लिस्ट के सेलेक्टेड वैल्यू को ऑन इन रिएक्ट हम लोग कैसे एक्सेस करते हैं। तो आप लोग बने रहिएगा, चीज़ों को समझते रहिएगा, स्टेप बाय स्टेप मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे डिव के अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, डिव के अंदर एक फॉर्म लेने वाला हूँ आपके सामने, और आप लोगों ने भी फॉर्म कई बार लिया है। मैं यहाँ पे एक फॉर्म ले लेता हूँ। ठीक है, और इस फॉर्म से जस्ट ऊपर एक हेडिंग डाल देता हूँ यहाँ पे H2 के अंदर या H3 के अंदर अरिथमेटिक ऑपरेशन। ठीक है, और इस फॉर्म के अंदर मुझे क्या क्या चाहिए, तो मुझे चाहिए नंबर 1, इसके लिए मुझे एक टेक्स्ट फील्ड चाहिए। तो टेक्स्ट फील्ड के लिए हम क्या करते हैं, रिएक्ट में बिल्कुल इनपुट टाइप टेक्स्ट ही लिखते हैं। इसके बाद वैल्यू इक्वल टू, यहाँ पे जो मैंने स्टेट डिफाइन किया ऊपर में, नंबर 1 के लिए n1 डिफाइन किया है, तो मैंने यहाँ पे n1 को कॉल कर लिया। अब चूंकि ये स्टेट्स के वेरिएबल हैं, तो स्टेट के वेरिएबल को हमेशा जब भी आप क्लास कंपोनेंट में यूज़ करते हो
तो दिस कीवर्ड लगाना होता है। स्टेट प्रॉपर्टी को भी कॉल करना होता है साथ में, और इसके बाद उसका मेंबर का नाम। तो हमने नंबर 1 के लिए किस स्टेट को यूज़ किया, N1 को, जो फ़िलहाल अभी ब्लैंक है। लेकिन जैसे अगर आप कोई ऑपरेशन करते हो तो जो भी वैल्यू आकर आप यहाँ पे डालते हैं वो सारा वैल्यू जो है इसके स्टेट के N1 में पहुँच जाएगा। उसके लिए भी हम आगे कुछ लॉजिक लिखने वाले हैं। इसके बाद एक और इसका एट्रीब्यूट होता है टेक्स्ट बॉक्स का, दैट इज़ कॉल्ड ऑन चेंज। और ऑन चेंज के बाद हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं हैंडल num1 के नाम से। अब ये जो हैंडल num1 है बेसिकली आपका टेक्स्ट फील्ड 1 की वैल्यू को हैंडल करेगा। ठीक है, इसे मैं बार बार यूज़ कर रहा हूँ और आप लोग को बता रहा हूँ, और उम्मीद है कि आप लोग भी इसे अच्छे से समझ रहे होंगे अब, क्योंकि ये कई दिन से मैं आपको टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को हैंडल करके बता रहा हूँ कि टेक्स्ट बॉक्स का वैल्यू रिएक्ट में कैसे हैंडल होता है, कैसे हम उसकी वैल्यू प्रॉपर्टी को, वैल्यू एट्रीब्यूट, ऑन चेंज एट्रीब्यूट को हम किस तरीके से हैंडल करते हैं। तो ये हमारा नंबर 1 के लिए हो गया। सेम इसे कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं नंबर 2 के लिए। स्टेट डॉट num1 की जगह हम यहाँ पे लिखने वाले हैं स्टेट डॉट num2, और हैंडल num1 की जगह हम यहाँ पे लिखने वाले हैं हैंडल num2। मैंने नंबर 1 और नंबर 2 का 2 अलग अलग टेक्स्ट फील्ड डिफाइन कर दिया है। उसके ऑन चेंज इवेंट है, उसे भी हमने कॉल कर दिया है। अभी हमने हैंडल नहीं बनाया, अभी हमने फंक्शन नहीं बनाया, इवेंट को हैंडल नहीं किया है, उसे भी करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सब काम करेंगे। फ़िलहाल अभी तक जितना भी मैंने किया आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी तक जो भी मैंने किया इसमें नया कुछ भी नहीं है। ये सारा काम अपने पहले भी देखा है और आज भी देख रहे हैं। तो ये सब पुरानी चीज़ें हैं जो रिएक्ट में हमने ऑलरेडी आपको करवा चुके हैं। ठीक है, लेकिन हर दिन पुरानी चीज़ों के साथ साथ कुछ नई चीज़ भी हम लोग सीखते हैं, तो आज के दिन भी हम लोग कुछ नई चीज़ ज़रूर सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, टेक्स्ट फील्ड ले लिया। टेक्स्ट फील्ड के बाद हम यहाँ पे लाइन को ब्रेक करते हैं, और यहाँ पे भी मुझे लाइन को ब्रेक करना होगा, बिकॉज आई वांट दिस 2 टेक्स्ट फील्ड्स सेपरेटेड इन लाइन। तो ब्रेक लाइन जो है रिएक्ट में ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों आता है, और अगर आप चाहते हैं कि एक ही ब्रेक लाइन से हमारा काम हो जाए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका जो फॉरवर्ड स्लैश है आपको यहाँ पे लगाना होगा। अब ये सिंगल ब्रेक लाइन देगा। सेम उसी तरह से यहाँ पे एक फॉरवर्ड स्लैश लगा दिया और इस ब्रेक लाइन को हटा दिया। ठीक है, तो या तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेक लाइन रहेगा, या फिर अगर सिंपल ब्रेक लाइन रहेगा तो उसके लास्ट में फॉरवर्ड स्लैश लगा देंगे। और ये दोनों टैग को समझता है रिएक्ट, और ये चीज़ आप लोग डे स्टार्ट से सीखते आ रहे हैं कि जब भी आप फंक्शनल कंपोनेंट या क्लास कंपोनेंट को आप एफ.जे.एस में कॉल करते थे तो वहाँ पे एज ए एलिमेंट आप इनपुट, आप स्टार्टिंग एंड एंडिंग दोनों कंपोनेंट को लिखते थे, या फिर आपने सिर्फ कंपोनेंट नाम लिख करके फॉरवर्ड स्लैश वहाँ पे साइन करते थे, तो उससे आपका कंपोनेंट फुली सेटिस्फाई हो जाता था। तो यहाँ पे भी सेम यही है। br एक रेगुलर टैग है HTML का, और इसको भी आप इस तरीके से रिएक्ट में यूज कर सकते हो। थर्ड जो मैं इसके लिए फील्ड लेने वाला हूँ अरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए, वो मैं लेने वाला हूँ चॉइस। और चॉइस का वैल्यू जो आएगा वो कहाँ से आएगा, ड्रॉप डाउन लिस्ट से आएगा। और ड्रॉप डाउन लिस्ट को लेने के लिए हम लोग HTML में क्या करते हैं, सेलेक्ट बॉक्स डिफाइन करते हैं। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट बॉक्स डिफाइन करता हूँ। हालांकि आपने इससे पहले रिएक्ट में ड्रॉप डाउन लिस्ट नहीं लिया है, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट लेता हूँ, और सेलेक्ट के अंदर भी आपका ऑन चेंज काम करता है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। और इस ऑन चेंज का नाम मैं रखता हूँ दिस डॉट हैंडल चॉइस। बिल्कुल मीनिंगफुल नेम लेके चल रहा हूँ ताकि आगे चल कर के कोई परेशानी ना हो। इसके बाद इसके अंदर वैल्यू में क्या होगा, तो आप इसी चॉइस के अंदर, इसी सेलेक्ट के स्टार्टिंग एंगुलर ब्रैकेट के अंदर आप देखोगे तो मैं फर्दर और भी इसके एट्रीब्यूट्स को कॉल कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने डाला वैल्यू, और वैल्यू के अंदर हमने लिखा दिस डॉट स्टेट डॉट चॉइस। इसके बाद हमने लिखा, यहाँ पे मैंने इसको बंद कर दिया है, ये हमारा ओपनिंग जो सेलेक्ट स्टेटमेंट है इसे हमने बंद कर दिया। यहाँ पे आपने देखा एक ऑन चेंज इवेंट बिल्कुल टेक्स्ट बॉक्स की तरह, और दूसरा हमारे क्या है, वैल्यू है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऑप्शन देता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन दिया मैंने, और ऑप्शन के अंदर सबसे फर्स्ट जो मैं ले रहा हूँ दैट इज सेलेक्ट। ठीक है, फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन रहेगा ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर वो सेलेक्ट का रहेगा। हालांकि ये सब चीज़ें आप पहले भी पढ़े हैं,
HTML जावास्क्रिप्ट जो भी आप पढ़े हैं तो ये सब चीज़ें आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे नया दिख रहा होगा। मैं सेकंड ऑप्शन के लिए जो है वो मैं आपको ले रहा हूँ यहाँ पे वैल्यू, जिसका वैल्यू मैं शाइन करता हूँ 1, और इसका जो डिस्प्लेइंग टेक्स्ट होगा वो होगा ऐड। अब इसी लाइन को मैं मल्टीपल टाइम्स कॉपी पेस्ट कर देता हूँ फॉर मल्टीपल ऑपरेशन, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। मैंने यहाँ पे क्या किया, ऐड की जगह सब्ट्रैक्ट लिख दिया, मल्टीप्लाई एंड यहाँ पे डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये हमने फील्ड्स ले लिए, ये एक्स्ट्रा है, इसे हटा देता हूँ मैं, और इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू को भी चेंज कर देता हूँ कि व्हेन यू सेलेक्ट ऐड, ठीक है, व्हेन यू सेलेक्ट ऐड वैल्यू विल पास 1 टू द हैंडल, and when you select multiply value will pass 3 to the handle, and when you select div value 4 that will pass to the handle। ठीक है, अब ये हमने क्या किया, select को यहाँ पे हमने बंद कर दिया है। select तो हमारा बन गया, इनपुट फील्ड भी हमने तैयार कर लिया। अब मुझे एक चाहिए यहाँ पे बटन, ठीक है, एक बटन चाहिए, तो मैं यहाँ पे बटन ले लेता हूँ। ठीक है, बटन लेने के लिए हमें यहाँ पे, चूँकि मैं फॉर्म के डेटा को सबमिट करूँगा तो मुझे किस टाइप का बटन चाहिए, मुझे चाहिए सबमिट टाइप का बटन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इनपुट टाइप क्या लेने वाला हूँ, सबमिट, इनपुट टाइप सबमिट लेने वाला हूँ। और इसका नाम मैं देने वाला हूँ क्लिक में। ठीक है, क्योंकि एक ही बटन से मैं सारे ऑपरेशन को परफॉर्म करूँगा। ठीक, इसके बाद जैसे हमारा फॉर्म ख़त्म होता है, मैं चाहूँगा कि रिज़ल्ट हमारा पेज पे ही शो हो, तो इसके लिए मैं एक पैराग्राफ ले लिया हूँ। और आपने ध्यान दिया होगा कि जब मैं स्टेट डिक्लेयर कर रहा था यहाँ पे, तो वहाँ पे मैंने 4 वेरिएबल्स डिफाइन किए थे स्टेट के अंदर। एक n1 दैट इज़ फॉर नंबर 1, n2 फॉर नंबर 2, चॉइस फॉर योर सेलेक्टिंग चॉइस, एंड टोटल दैट विल डिस्प्ले रिजल्ट ऑफ टोटल दैट वुड बी ऐड, result of add, subtract, multiply and divide. So I want to display the result total on paragraph in React. So I'm taking paragraph here after the form tag, and inside this paragraph I would like to show total. So let's use expression here, because this expressions is basically used in React to display dynamic data, and here I would like to print total. Fine. Now div that is closed, and after that return that will be closed, and then that is the function and then the class. Okay, fine. Now in the last we need to add export function here, so let's call export default and the name of class that is arithmetic. Save this, and we need to handle this input fields. We need to create different handler here for text box 1, for text box 2, for select box, and the last for the form. So first of all I need to define here that is handle form on submit, that is this dot handle submit. Fine. Now we are going to create different handlers for different inputs. So first of all I am creating handler for number 1. So for that we need to create handle number 1, and here we need to pass event, and after that arrow key that indicate ES6 coding here, and inside that I am using this dot set state to initialize variable of state. Fine. And this dot set state basically used like this, and inside that I would like to assign value of text box to variable n1 which is declared inside state. तो आप यहाँ पे event dot target dot value का इस्तेमाल कर सकते हो। जिसके बाद हम हैंडल स्टेट को आप बंद कर दो, इसके बाद हैंडल नंबर को आप बंद कर दो यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं हैंडल नंबर 2 पे।
ये रहा हमारा हैंडल num2 और यहाँ पे हमने इवेंट को फिर से डिक्लेयर किया है और डिक्लेयर करने के बाद सेम चीज़ को मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ दिस डॉट सेट स्टेट एंड इसके बाद n2 और इवेंट और इसके बाद हम लिखेंगे टारगेट डॉट वैल्यू। यहाँ पे एक मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पे डॉट ही लगेगा डॉट वैल्यू। ठीक, तो इस तरीके से हमने नंबर 1 एंड नंबर 2 ये दोनों को हैंडलर हमने बना दिया। अब मुझे यहाँ पे बनाना है सेलेक्ट का हैंडलर। ठीक है, यानी हमारे पास जो इनपुट है टोटल कितने इनपुट हैं, 3 है, नंबर 1 नंबर 2 एंड सेलेक्ट। 3 इनपुट है और ये तीनों इनपुट का वैल्यू हम अपने हैंडल में लेने वाले हैं ताकि हम उसके ऊपर ऑपरेशन ऑन सबमिट हम काम कर सकें। देख लास्ट में हैंडल बना लेता हूँ। हैंडल सेलेक्ट के लिए ऑलरेडी मैं नीचे डिफाइन कर दिया हूँ, हैंडल चॉइस है नाम इसका, सेलेक्ट नहीं है, हैंडल चॉइस नाम है, कोई बात नहीं। इसके बाद हम चलते हैं, इसको हम देख लेते हैं, ये यहाँ पे हैंडल चॉइस ही नाम है इसका, दैट इज़ नाइस। और हैंडल चॉइस के अंदर मैं फिर से ये 6 को कोड करने वाला हूँ यहाँ पे, इवेंट दैट इज nice this dot set state, and inside that I would like to initialize choice variable here, event dot target dot value. So in the similar way we can store the value of num1 num2 and choice from user input from text boxes and drop down list. In the final we need to create one more handle that is for handle submit, and here would like to handle all the inputs and display the result. So let's create one more handle, that is handle submit. It is here, and the same way we need to call event and then arrow 6 because it is ES6 code, and after that we need to call event dot prevent default. So let's write this because this is not available in IntelliSense. And then after we are applying switch here. So applying switch and React is also similar like previous technologies. So in switch, when you apply switch in any programming language, switch always work on choice, and it has different cases. Suppose that in choice if there is one, then case 1 will be invoked. So I am calling here choice. So when we need to access the value of choice from a state, then in this case we need to define this dot state dot choice. Let's start the body of switch, and then after we need to define cases. So first of all define case 1, that must be inside single quote because value is coming in the form of text, not in the form of number. So that's why I'm enclosing 1 in single quote, and here I would like to call this dot set state, and inside that we need to parse here because when you select add, the case 1 will be passed to the handle, and in this case the sum of two given numbers, the sum of two input numbers that displayed on the web browser. So here we need to call total, that is equal to parse int. This is a predefined function in JavaScript. This function is basically used to convert your text into integer 1. Either you can use parse int or you can use number function. So this is predefined function I am using here, and inside that predefined function I am calling this dot state dot n1, and then again the same function for different number because this function will convert a number at the time, but here we are taking two numbers from two different text boxes. So that's why I am using parse int again, parse int inside that this dot state dot num2, yeah, n2, fine. And we can see that the sum of these two numbers will stored in this total variable. And why I am using here set state, because this is rule, when you initialize the value of state in class component, we'll always need to call set state function. This is predefined function in React, fine. So when the case 1
will executed, the value of the sum value of num1 and num2 will stored in total variable with the help of shared state function, because the total variable available inside state. Nice. And then after, what we need to do, we can also apply here break statement as like previous technology. Same here, because when a case 1 gets executed, no case will executed again, all the cases will be skipped, because only one case will be executed at the time in switch case, right? So let's call again the case 2. The same way, case 2, this dot set state, and here we need to define total. But on the case 2, what I want the difference, I want the minus of number 1 and number 2. So let's call again parse int function. This is basically used to typecast your text value into integer 1, and inside that call the props, the value of variable of a state, that is n1, and then again call parse int and the variable of a state, that is n2. Fine. And when the case 2 will be executed, the subtract value of number 1 and number 2 will get stored in the total variable. So similar way we are calling to more cases, but first of all break this, and let's copy this 2 cases here and paste here, and make this change case 1 and then make it case 3, and when case 3 gets activated, the operation will perform multiplication. And the similar way we need to call case 4, and here we need to perform division operation, and then finally it is break. If you want to apply default case, you can also apply here default in switch case and React. The same way, let's use default, and here I would like to call set state, and because the set state is empty, and this is the variable of JavaScript, you can say that. So what JavaScript says, ki suppose if you want to assign any integer value, any character value, any string value, you can assign any value to the variable, to the given variable, because data type never defined inside the data type. It's up to you whether you want to define or not, because declaring data type in JavaScript, it is optional, right? So what I'm doing here, in the same variable, that is in total, I'm just storing a text information, that is select any choice. So let's call again the total, and here I would like to store select your choice. Fine. So let's close this, and then after we need to call break statement, and then after we need to close handle, we need to close switch statement, and then handle submit. Finally then handle submit, and you can put here semicolon. So finally the code is ready now, and now I want to see the result, whether the code is working or not, and then after I will make you understand how this code is running. So let's save this and run in web browser. So we are seeing that I've already run on browser, but I never call this component in app.js file. So let's call this component, the name of component is arithmetic. So let's copy this component and call in app.js file. So I am calling arithmetic here, and we can see that the package of arithmetic gets imported automatically. Now shape this and reload the browser. So we can see that there is some error. It is dangerously shared inner HTML input is a void element tag and must neither have children nor use dangerous let's set inner HTML. Why this error is coming? Let me check a step by step. So this is a class component, and first of all I have created a class arithmetic. Inside that let's put here comma and again reload it.
the same error. Okay, not an issue. Let's check one by one all input field first. So I am checking on input fields first. So here is input field. Inside the render, it is return. Fine. Inside the render, it is the return. Return is starting from here. Inside the div, the complete form is available. Very nice. Inside the div, I have called a form. On submit, this dot handle submit number one, that is the information, literal text, and input type equal to text, value equal to this dot state dot n1. Very nice. On change equal to this dot handle num1 is again nice. And for the second input type equal to text, and value equal to this dot state dot n2. Again, this is also nice line. On change, this dot handle num2. Very good. And then after I have taken another input field, that is the choice, and for that we need here select statement is very nice. Select on change equal to this dot handle choice. Okay, and value equal to this dot state dot choice. Okay, and here option having select, and then option value equal to 1 for add, 2 for subtract, 3 for multiply, 4 for divide. And then after I have called submit button, and then after I just want to print the result of total using paragraph here. And then after I have closed div, and then this is basically return ending here, and then after it is render ending here, and then after it is class ending here. Very nice. And let's check the code step by step. This is the code for handle num1. This dot steady state n1 event dot target dot value. Very nice. And for num2 it is this dot steady state, that is n2 event dot target dot value. Again, this is also a nice line. And for handle choice, I have used here event, that is arrow 6 function, and then this dot set state choice event target dot value. Again, the nice line. And here I have called handle submit, and then event, and then arrow key event dot prevent default, and then call switch statement here, switch this dot state dot choice. Yes, I have declared choice here. Okay, and then case 1. Inside case 1 I have called this dot set state. Inside that total parseInt this dot state dot n1 plus parseInt this dot state dot n2. Very nice. And then case it is break here, and focus to this dot set state total parseInt this dot state dot n1 minus parseInt this dot state dot n2, and then break. Again case 3, this dot set state and total parseInt this dot state dot n1 into parseInt this dot state dot n2. Again the nice line, break. And then case 4, that is for division, total parseInt this dot state dot n1, the same thing, it is break here. And then after I have called default, and here this dot set state total, that is select your choice, and here I have terminated this. So this is also a nice line. And then after break, so code is nice, but again why the error is coming? Let's save this again, and after that I would like to see the value on every click, whether value is coming or not. So I have reloaded, and we can see that again the same error is coming. Input is a void element tag and must neither have children nor use dangerously set inner HTML. Set initializer property localhost bundle. एक बार जरा मैं वापस npm को स्टार्ट करता हूँ. ये रहा हमारा npm start.
अभी यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा है, यानी कि मैं अरिथमेटिक को सही से कॉल किया हूँ। एरर तो नहीं आ रहा, एरर नहीं आ रहा है, बिल्कुल एरर नहीं आ रहा है। अच्छा, अनकाउट रन टाइम एरर, कोई एक्सेप्शन सर है? सर बताइए। ये सर जो आप इंटीजर को सर स्ट्रिंग में लिए हैं स्विच केस में, हम्म। वो भी प्रॉब्लम कर सकता है सर। यहाँ पे? कि जी सर, वो जो ऐड मल सब जो है ना सर, हाँ उस हाँ। वैल्यू को सर वैल्यू में ले लीजिए। इसको जो है ना सर, यही चीज को 1 2 की जगह पे ले लीजिए, उसको स्लाइड करके देखिएगा ऐसे भी सर। काम करता है, नहीं क्योंकि सर, अगर मैं बहुत तो दिक्कत करता है सर। हम लोग भी काम कर रहे थे तो 1 2 3 सर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मैं देख तो एक लेता हूँ बार एक सर बार ज़रा कि एक इसमें बार ऐड करके सेलेक्ट देखिए। करने के बाद जो है, पहले तो कि फॉर्म नहीं आ रहा, पहले फॉर्म क्यों नहीं आ रहा वो चीज़ देखना पड़ेगा। फॉर्म आ क्यों नहीं रहा है, फॉर्म हमारा क्यों नहीं आ रहा है, तो उसके बाद की बात है ना। फॉर्म भी आना चाहिए, फॉर्म हमने यहाँ पे बंद किया है। थोड़ा देर इस लाइन को मैं कमेंट करता हूँ। अभी हमारा चिल्ड्रन का एरर अभी भी आ रहा है। कुछ पोर्ट से रिलेटेड तो कोई दिक्कत नहीं है ना। Dependencies importing the plugin personal private property in object package without declaring in it dependency. This is currently working because plugin is all in your node modules folder. So make variety in any time. कोई ऐसा नाम तो नहीं है जो पहले से हमने ले रखा है अरिथमेटिक का? कहीं तो नहीं दिख रहा। app.js अरिथमेटिक यहाँ पे बिल्कुल सही है, यहाँ से कोई परेशानी नहीं है हमारा। पहले तो फॉर्म आना चाहिए ना। एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा देर के लिए फिर से सेव करता हूँ एक बार। रिएक्ट ऐप, कहाँ से गड़बड़ है? यहाँ मैं सिंगल कोट की जगह एक बार जरा डबल कोट लगा के देखो। बाकी डिफ़ॉल्ट हमारा सेम है। टोटल ठीक है, स्पेलिंग सब बिल्कुल। कोई रन टाइम एरर आ रहा है, एक बार ज़रा कोड को कमेंट करके ना पहले फॉर्म चेक कर लेते हैं। फॉर्म हमारा डिस्प्ले क्यों नहीं रहा, फॉर्म में कहाँ से इश्यू आ गया? ये ठीक है बिल्कुल। इनपुट टाइप टेक्स्ट एंड वैल्यू इक्वल टू दिस। सेलेक्ट अनचेंज भी हमारा ठीक है। वैल्यू हमने सही जगह पे रखा है ना, वैल्यू तो हमने सही जगह पे ही रखा है। स्टेट डॉट चॉइस करके इसके बाद ऑप्शन हमने खोला है, ये भी सही किया। ऑप्शन का कोई ब्रेसिस वगैरह तो नहीं छूटा हुआ है? नहीं, ऑप्शन का ब्रेसिस नहीं छूटा हुआ है। फॉर्म हमने यहाँ बंद कर दिया। फॉर्म दिखना चाहिए था, फॉर्म क्यों नहीं आ रहा? एक्सेप्शन की वजह से ही नहीं आ रहा फॉर्म। कहीं तो कुछ गड़बड़ हुआ है। ये फिरदौश क्या कर रहा है यहाँ पे? ऐड ही सब रखने के लिए ऐसे? उससे जी कोई सर, फ़र्क नहीं पड़ता, वो हमने टेस्ट करके देखा तो था, देख लीजिए काम ना सर, कर रहा था। चलो एक बार करने देख को लेते क्या जा हैं। रहा है सर। बट फिर वैल्यू में भी यहाँ पे डालना पड़ेगा 1 की जगह ऐड। वही ना बोल रहे हैं सर, उसको भी वो अब
अभी भी वही प्रॉब्लम है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उससे कुछ एरर, क्या एरर आ रहा है समझ नहीं आ रहा है इसका एरर को। एरर रन टाइम एरर एरर जो है ना, पढ़िए ना सर, एरर नहीं बता। अनकाउट एरर कह रहा है यहाँ पे। कभी लोड हो रहा है कभी नहीं लोड हो रहा है। कुछ मिशिंग वगैरह तो नहीं है ना इसके अंदर। हमने फॉर्म जो बनाया है, इनपुट टाइप सबमिट हमने सही लिखा है। फॉर्म भी हमने खोला है, फॉर्म को बंद भी किया है सही से। हैंडल सबमिट हमारा देख लो एक बार जरा, हैंडल सबमिट। थोड़ी देर के लिए मैं हैंडल सबमिट को हटाता हूँ। डिप हमारा बंद हुआ है अच्छे से, डिप तो बिल्कुल सही जगह बंद हुआ है। इससे टीनर HTML से कहाँ से दिक्कत आ गया इसमें, कहीं और पीछे वाले कंपोनेंट में कोई इशू नहीं है। एक बार देख लेता हूँ इसको ज़रा कमेंट करके ना, पहले फॉर्म को देख लेते हैं चला करके। हमारा फॉर्म चल रहा है कि नहीं पहले इसको देख लेते हैं। अब तो सिर्फ बटन आना चाहिए। देखो फॉर्म से गड़बड़ी है ना, तो सारा कोडिंग हमने कमेंट मार दिया, तो इतना लिखा हुआ आना चाहिए ना। रेंडर से कहीं गड़बड़ी तो नहीं, रेंडर तो सही लिखे हैं। रेंडर यहाँ पे तो यही होता है ना। कुछ नहीं है देखो, तब भी वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। देख रहे हैं, अरिथमेटिक एक्सटेंड कंपोनेंट, कंपोनेंट। रुको एक नया फाइल लेता हूँ, ठीक हो जाएगा ये। फिर इसको कॉपी पेस्ट मार देंगे। ऐसा होता है कभी कभी सर। हाँ हाँ बिल्कुल होता है। अरिथमेटिक वन डॉट आज भी जेस हुआ था सर, सेम चीज लिखने के बाद भी नहीं आता है सर। इम्पोर्ट कंपोनेंट, क्योंकि मैंने सारा कोड हटा दिया, तब तो उसको हेलो बटन दिखना चाहिए था ना, कुछ गड़बड़ होगा। अच्छा मैं फटाफट इसको कर देता हूँ, पहले इसको चलाते हैं, इसके बाद ही कुछ काम करेंगे। एक्सटेंश कंपोनेंट, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर मैं रेंडर को यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारा रेंडर है, रेंडर। और रिटर्न के बाद कुछ तो नहीं लिखा था ना मैंने, रिटर्न के अंदर ही होता है ना, ये रिटर्न के अंदर ही लिखा था मैंने डिव, और इसके अंदर ले लिया मैंने फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पे लिख दिया नंबर 1। एक बार पहले इतना ही देखते हैं कॉल करके, इतना कॉल हो रहा है कि नहीं। अरिथमेटिक 1, सर मैं स्पॉट डिफॉल्ट नहीं लिखा सर। कहाँ पे? हाँ लिख जो देते अभी हैं नीचे, अरिथमेटिक यहाँ पे कर देते हैं, या एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट अरिथमेटिक 1। चला के देखते हैं। अभी प्रॉब्लम है, कहाँ से दिक्कत आ रहा है? रिएक्ट से कुछ प्रॉब्लम आ गया क्या? रेंडर अरिथमेटिक एक्सटेंड .js तो सेव ही ना था सर। हम्म app.js सेव नहीं है सर। सेव नहीं था .js। कहाँ से है चेक कर सर? लेते हैं और एक फिर बार। उसका इंपोर्ट हुआ सर वहाँ, हाँ अरिथमेटिक आ गया सर। ठीक, तो सेव कर लीजिए उसको, उसके बाद में सर। अब आ गया नंबर 1, ठीक है। अब उसको उठा करके यहाँ पे रख देते हैं। अरिथमेटिक 1 के अंदर जो है हमने क्या क्या किया है, हमने फॉर्म बनाया ना। यहाँ पे अरिथमेटिक का फॉर्म को मैं कॉपी कर लेता हूँ। लेट्स कॉपी दिस फॉर्म, फॉर्म टू फॉर्म, ठीक है। फॉर्म टू फॉर्म कॉपी किया और अरिथमेटिक 1 में रख दिया हमने यहाँ पे, और इसके कमेंट को हमने हटा दिया, ठीक है। कमेंट हट गया। अब थोड़े स्टेट वगैरह सिर्फ डिक्लेयर कर लेते हैं, तब जाकर रिलोड करेंगे। स्टेट को डिक्लेयर कर लेते हैं यहाँ पे। ये रहा हमारा स्टेट, और हमने यहाँ पे इसको सेव किया है। हैंडल सबमिट वगैरह अभी इसको कॉल करते हैं। अभी क्या आ रहा है? अभी कुछ नहीं आ रहा है, यानी फिर से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। यानी कहीं ना कहीं फॉर्म डिक्लेयर करते समय कुछ परेशानी
हुआ है। यहाँ पे फॉर्म एक इनपुट बार, क्यों बताता है? हाँ इनपुट क्यों बताता इनपुट पे है ही सर? कहीं अच्छा। गड़बड़ हुआ है। ये हमको लगता है ना क्लोजिंग ब्रैकेट की वजह से। मैं एक बार देख लेता हूँ, एक बार इनपुट टेक्स्ट ना स्टेप बाय स्टेप करके देख लेता हूँ। दोबारा लिख देते हैं इसको। सबसे पहले नंबर 1, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। ठीक, अब एक टेक्स्ट बॉक्स तो आ रहा होगा हमारा। देखो यहीं से गड़बड़ है, कहाँ से गड़बड़ है ये? अब क्या दिखा रहा है? मस्ट नाइदर हैव चिल्ड्रन। फॉर्म के अंदर ही तो है ये। नंबर ये हटा देगा, इससे तो प्रॉब्लम नहीं है, इससे तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इससे प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल चीज़ है, इसको तो प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए था इससे। app.js भी हमारा ठीक चल रहा है। arithmetic1.js स्टेट दिस तो लगाओ ना लगाओ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है विशेष। यहाँ पे नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। रेंडर हमने यूज़ किया, रेंडर हमारा यहाँ पे बंद हुआ, क्लास यहाँ पर बंद हुआ। इनपुट लिखते ही प्रॉब्लम कर रहा है, इसको हटाओ तो यहाँ पे ऐसे लगा के देखते हैं एक बार। इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। टेक्स्ट बॉक्स लेने में प्रॉब्लम आ रहा है, जबकि हम लोगों ने ऐसा टेक्स्ट बॉक्स कितने बार लिया है? ये नहीं लिया है जी सर। तब वैल्यू पिछला बना हुआ जो इनपुट का वैल्यू है ना सर, उसे चलाइए तो वो चल रहा है सर। कौन सा इनपुट का वैल्यू? जो पिछले कोई भी पिछले एक क्लास में इनपुट जो का बनाया था ना वैल्यू सर। अच्छा, फॉर्म को एक बार कॉल कर लेते हैं। हाँ सर। माई फॉर्म ये रहा ना, इसमें इनपुट है ना। है ये मैंने बनाया है इसको। जरा माई फॉर्म को कॉल करता हूँ, app.js माई फॉर्म। ठीक है, ये देखो चल गया। ये सेम चीज़ है, जैसे अभी मैं अरिथमेटिक कंपोनेंट लेकर के बना रहा था ना, वो सेम चीज़ हमने माई फॉर्म में बनाया हुआ है। तो माई फॉर्म देखिए चल रहा है आपका, माई फॉर्म में वही चीज़ है, डिट्टो लिखा है। ये देखिए सबसे पहले ये देखिए फॉर्म में हमने वही काम किया है। दिस इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, वैल्यू इक्वल टू, सब कुछ सेम ही है। कई बार होता है थोड़ा सा ना, एडिटर रिस्पॉन्डिंग नहीं होता है, कई सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं डेवलपर के एंड से नहीं, कुछ एडिटर्स की वजह से भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा हो, या फिर नोड जेस की वजह से रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा हो। जबकि ये सेम डिट्टो कोड है अरिथमेटिक ऑपरेशन का, ये जो हमने किया है। देखो फिर दोस्त वही 1 2 3 4 लगाए ना यहाँ पे। जी सर। यहाँ पे भी देखिए 1 2 3 4 बिल्कुल काम कर रहा है। देखो प्रीवियस जो भी हमने कोड लिखा था सेम डिट्टो कोड है, कहीं कोई चेंज है? नहीं है चेंज, है ना। बट ये यहाँ पे चलेगा, ये देखिए यहाँ पे चल रहा है प्रॉपर तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए ऐड आप सेलेक्ट करिए, ऐड पे क्लिक करिए, रिजल्ट आ रहा है बढ़िया से, फास्ट वर्किंग है। ठीक है, ये प्रॉपर चल रहा है। एक्चुअली उसको सही दिक्कत कोड भी हो नहीं रहा लेता था, कभी कभी परेशानी करता है एडिटर वगैरह। हमारा कोड से एरर नहीं था, कुछ रिस्पॉन्डिंग या तो नोड जैसे सर्वर से रिस्पॉन्ड अच्छा से नहीं आ रहा हो, या फिर क्लाइंट से रिक्वेस्ट नहीं जा रहा हो, क्योंकि इसे नोड से कम्युनिकेशन करना होता है ना, तो वैसे केस में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हालांकि कोड बिल्कुल डिटो है जो हमने लिखा था। देखिए मैंने सर, कोड भी वही है और एडिटर भी वही है सर। फिर भी सर नहीं चल रहा होता है कभी कभी, पेशेंस रखना होता है। अच्छा देखिए मैंने पीछे वाला भी एग्जांपल में यही किया था। हमने नाम अरिथमेटिक दिया था, एक्सटेंड्स कराया था कंपोनेंट से, स्टेट में हमने 4 वेरिएबल्स लिए थे, हैंडल नंबर के अंदर n1 की वैल्यू को इनिशियलाइज कराया था टेक्स्ट बॉक्स से, हैंडल नंबर 2 में n2 का वैल्यू इनिशियलाइज कराया था, हैंडल सेलेक्ट में हमने चॉइस की वैल्यू इनिशियलाइज कराया था, और हैंडल सबमिट में इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट के बाद हमने स्विच केस लगाया था। बिल्कुल डिटो ही कोड है। पार्शिएंट वहाँ पे भी लगाया था, यहाँ पे भी लगाया है। पार्शिएंट बेसिकली करके आ रहा है, टेक्स्ट वैल्यू को नंबर बना रहा है। अच्छा यहाँ पे अगर आप पार्शिएंट नहीं लगाओगे ना, तो ये कॉन्कैटिनेट होकर के रिजल्ट आ जाएगा। 10 + 20 30 नहीं दिखेगा, 10 20 दिख जाएगा। तो केसेज जो है, स्विच केस जो है रिएक्ट के अंदर बिल्कुल सिमिलर चलता है जैसे पुराने लैंग्वेज के अंदर चलता है।
सेट स्टेट आपको पता ही है, स्टेट के वेरिएबल को रीइनिशियलाइज अगर करना चाहते हैं तो सेट स्टेट यूज करना होता है, जबकि हम लोग कांस्टेंट वेरिएबल को रीइनिशियलाइज नहीं कर सकते। ये भी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले कि कांस्टेंट जो होता है फिक्स होता है, उसे अगर आप एक बार कांस्टेंट वेरिएबल बना दोगे तो उसे रीइनिशियलाइज नहीं कर पाओगे। लेकिन स्टेट की वेरिएबल को आप रीइनिशियलाइज कर सकते हो, बट उसके लिए रिएक्ट ने क्या कहा है कि जब भी आप स्टेट के वेरिएबल को इनिशियलाइज करोगे तो उसमें आपको सेट स्टेट फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, तभी आप उसे इनिशियलाइज करोगे। और सेट स्टेट कॉल करोगे तो आपको कोलन लगाना होगा। आप किसी फंक्शन के माध्यम से भी स्टेट के वेरिएबल को मॉडिफाई कर सकते हो, बट उसके लिए कोलन की आवश्यकता नहीं है, वहाँ पे आपको इक्वल टू लगाना होता है। तो ये कुछ नियम है जिसको आपको ध्यान में रख करके रिएक्ट में काम करना है, ठीक है। बाकी कभी कभी अगर कोड ऐसा कुछ अनवांटेड एरर देता है तो उसका एक ही सोल्यूशन है, दूसरा एग्जांपल लेके चलो, दूसरा कंपोनेंट बना करके चलो, है ना। क्योंकि कई बार आपने कोड सब कुछ सही लिखा है, रन नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कि नोड जिस रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा हो, आपका npm रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा उस पर्टिकुलर कंपोनेंट पे। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि ये कंपोनेंट हमारे चल रहा है तो वो क्यों नहीं चल रहा है, क्योंकि हो सकता है कि उस कंपोनेंट को रिफ्रेश करने में थोड़ा एलिजिबल नहीं हो उस टाइम, तो या कभी कई बार npm बिजी भी होता है, तो कई कारण होते हैं, उसकी वजह से भी जो है सही सर कोड भी काम नहीं पार्सेंट करता। की जगह पर अगर पार्स फ्लोट लगाया जाए सर, हाँ, तो बेसिकली पार्स तो फ्लोट हम कब फ्लोट नंबर ही लगाते हैं, लगा जब हाँ सर, जब इंटीजर नहीं फ्रैक्शन लगा। वैल्यू के लिए लगाते हैं। वो क्या करेगा ना, 5 को ना 5.0 पढ़ेगा, 6 को फ्लोट नंबर के लिए यूज 6.0 हो सकता पढ़ेगा, यस, है ना। अगर आपका कोई राउंडेड वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू है, तो उसे वो क्या करेगा, पॉइंट के साथ पढ़ेगा, समझ गए। तो इसीलिए पार्स इंट लगाया जाता है। जब हमारे जावास्क्रिप्ट ने पार्स इंट का फंक्शन दिया हुआ है, देन वाई पार्स फ्लोट, और हमें नंबर ही तो चाहिए, यहाँ पे हमें फ्लोटिंग नंबर तो चाहिए नहीं। हाँ, अगर आपको इन द केस आप जावास्क्रिप्ट में या कभी रिएक्ट कभी में, असाइनमेंट देते हैं ना सर कि फ्लोट ही नंबर को सब प्रिंट करना, तो उसके हाँ, लिए तो तो इन लगाना दैट पड़ता है। केस यू नीड टू अप्लाई पार्स फ्लोट। इन दैट केस इट इज कंपल्सरी टू अप्लाई पार्स फ्लोट बिकॉज पार्स फ्लोट इज ऑल्सो ए फंक्शन available in JavaScript, right? And the parse float also work like a parse int, because parse int it is used to convert from text to integer, and parse float it is used to convert from text to float. So the value of num1 and num2 is basically coming in the form of text box and in the form of text, and after that we need to typecast here to calculate the value like sum, subtract, multiply and divide. बाकी इसमें कुछ पूछने का तो नहीं रह गया क्योंकि सारा कुछ तो सेम ही है। नंबर 1 का वैल्यू देखो इस तरीके से आ रहा है, नंबर 2 का वैल्यू, और ये रहा सेलेक्ट का वैल्यू। अच्छा, यहाँ पे बिल्कुल देखिए डिट्टो कोड है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। ऑप्शन है, सेलेक्ट है, वैल्यू है, और ये रहा सबमिट बटन, और यहाँ पे हम इसको प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। और इससे आप एलर्ट भी करवा सकते हैं, अगर आप टोटल को एलर्ट कराना चाहो तो एलर्ट भी करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हर जगह आपको एलर्ट लिखना पड़ेगा, यहाँ पे केस 1 में एलर्ट हो जाएगा, केस 2 में एलर्ट हो जाएगा। ऐसे हो क्या रहा है कि कोई केस एक ही चलेगा। मान के चलो अगर स्विच यहाँ पे एक्टिव हो रहा है तो स्विच में या तो केस 1 चलेगा, या तो केस 2 चलेगा, या तो केस 3 चलेगा, या तो केस 4, या तो डिफ़ॉल्ट। तो मान के चलिए अगर आपने कोई केसेस सेलेक्ट नहीं किया तो इस केस में क्या होगा, देखिए सेलेक्ट योर चॉइस, क्योंकि यहाँ पे हमने सिंगल वेरिएबल को मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ किया है। एक सिंगल वेरिएबल को हमने क्या किया है, मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ किया है, कि अगर आप ऐड सेलेक्ट करते हो तो इसकी वैल्यू क्या पास हो जाएगा, 1 हैंडल के पास, और 1 क्या करेगा, दोनों को शम कर देगा। 2 पास होगा तो सब ट्रैक कर देगा, 3 पे मल्टीप्लाई और 4 पे डिवाइड। और अगर आप किसी सेलेक्ट केस को नहीं करते हो, यहाँ पे किसी को नहीं सेलेक्ट करते हो, तो उस केस में क्या दिखा देगा, सेलेक्ट योर चॉइस दिखा देगा। हालांकि बटन का नाम यहाँ पे एडमी की जगह आप क्लिक मी रखो, क्योंकि एडमी का फिर मतलब कुछ और ही हो जाता है। यहाँ पे हम तो एक ही बटन से सारा काम कर रहे हैं, इसलिए क्लिक मी रहेगा ये। इस कोड को भी आप लोग अपने में कर लीजिएगा, मैं कोड भेज रहा हूँ। इसके नेक्स्ट सेशन में आपको रेडियो बटन कैसे हैंडल होता है वो बताऊँगा। इसकी प्रैक्टिस एक बार आप लोग कर लीजिएगा। मैं इसको बना करके भेज रहा हूँ PDF फाइल। कल इसी पे आपको दे देंगे असाइनमेंट, ड्रॉप डाउन लिस्ट को यूज़ करके आप लोग करिएगा आराम से। इसको मैं PDF बना करके भेज रहा हूँ। arithmetic operation in React.
रिएक्ट अरिथमेटिक ऑपरेशन। ठीक है, ये कोड आपके पास गया और इसको आप हेल्प ले सकते हैं। कहीं पे अगर दिक्कत हो तो पहले कुछ कोशिश करो खुद से बनाने के लिए, और जब नहीं बने तब हेल्प लो। ठीक है, आज के लिए इतना ही।